ठीक है, और भी बच्चे तो आते ही रहेंगे। हम शुरू करते हैं। सभी को पहले ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सेकेंड ईयर के जो आप लोग डिस्टेंस में इग्नू के माध्यम से कुछ विषय या तथ्य को जानने के लिए चाहते हो, जानना चाहते हो, अध्ययन कर रहे हो, उसके एक मार्गदर्शक रूप में जो काउंसलिंग हो रहा है या उस क्लास में आज प्रथम दिन से जो मुझे शेड्यूल मिला है, उस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो मुझे लगता है आवाज सही तरह हरिओम कोई एक मुझे सूचित करे कि आवाज आ रही है। आम महोदय। ओके। जो विषय है उस विषय को जानने से पहले जो मूल बिंदु है उसके ऊपर थोड़ा हम चिंतन करेंगे। सबसे पहले ये जो काउंसलिंग क्लास है, ये काउंसलिंग क्लास आपके पास किताब है, आपके पास मैटर है, आपके इंटरनेट में भी सारे वस्तुएं उपलब्ध है। फिर भी ये क्लास इसलिए दिया जाता है आप लोगों को कि बच्चा खुद पढ़कर वो तो कंठस्थ कर सकता है, लेकिन सारे चीज को और सारे विषय को तथ्यपूर्ण या विश्लेषणपूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। वो समझने के लिए ही इस प्रकार के क्लास का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप लोगों को लाभदायक होगा या आप लोग उसमें लाभान्वित हो सकते। सेकेंड, उसमें और एक चीज या और एक उद्देश्य निहित है जो आप लोग पढ़ने के बाद भी कुछ विषय में स्पष्टीकरण नहीं आ पाता है, स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। उस विषय को स्पष्टीकरण करना भी उस क्लास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को आधार करके हम आगे चलेंगे या इस विषय को आगे ले जाएंगे। आज हम लोग जो विषय, ऐसे तो बात है संस्कृत जगत में अनंतम शास्त्रम बहुलस्त विद्या स्वल्पश्च काल पूर्विघ्नतात् यत्सारभूतम तत् उपासनीयम हंस यथा कीरम विवाम्बु मध्या। लगभग सभी संस्कृत विद्वानों को ये पता है कि शास्त्र अनंत है। कोई एक व्यक्ति आज के समाज में, व्यस्त बहुल समाज में, सभी विषय को अध्ययन करना संभव है। जितने आवश्यक है, जितने उनके लिए उपयोगी है और जो आगे तमाम हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में या जीवन में काम में आएगा, इसी प्रकार के कुछ तथ्यों और विषय को भी वो सीखने के लिए प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में ही हम आज एक विषय को लेकर आए हैं। जिस विषय है MS के 4 में जो है साहित्य, आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र, आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र। उसमें एक चीज पहले आता है कि साहित्य शब्द का क्या अर्थ है, साहित्य शब्द का अर्थ क्या है। ऐसे तो हम बोल सकते हैं समाज से दर्पण में वह साहित्य, समाज का दर्पण जो है वो साहित्य। दर्पण मतलब हम सब प्रतिबिंब देखते हैं, क्या साहित्य में हम प्रतिबिंब देख पाते हैं क्या? नहीं, उनका कहना यह है कि जो साहित्य में लिपिबद्ध है या साहित्य के माध्यम से कवि या लेखक जो प्रतिपादन करना चाहते हैं, वो उस प्रतिपादन का विषय समाज के आधारित होता है। इसीलिए उस समय के समाज में किस प्रकार के घटनाएं या किस प्रकार के चर्चाएं हो रही थी, उसका प्रतिबिंब हम साहित्य पढ़ने से ही हमें मिल सकता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। लेकिन जो साहित्य है, उस साहित्य में भी हमारा जो अर्थ है वो 2 प्रकार के माना गया है। एक साहित्य कहने से संपूर्ण वाङ्मय को साहित्य कहते हैं। एक जो वैदिक काल से लेकर आज तक, वैदिक काल से लेकर आज तक जितने सारे ग्रंथ हमारे या साहित्य या विषय उपलब्ध है, वो सारे विषय साहित्य ही है।
कभी कभी ये चिंतन हम लोगों को नहीं आता है कि मैं किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ, मैं साहित्य डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ। ये साहित्य मतलब क्या है? साहित्य मतलब सिर्फ काव्य है? साहित्य मतलब सिर्फ ये जो हमारे गद्य पद्य चंपू या कुछ श्रव्य ऐसे ही है? दृश्य श्रव्य के माध्यम से ही हमारे साहित्य खत्म हो जाता है? साहित्य का ये क्या इतने ही अर्थ है? वास्तविक रूप से साहित्य का एक विस्तृत रूप अर्थ है, जो विस्तृत अर्थ हम लोगों को बताता है कि संपूर्ण वाङ्मय, संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य है, जिसमें वेद है, उपनिषद है, हमारे जितने सारे नीति शास्त्र नीति कथाएं हैं, जितने सारे जो कुछ भी उपलब्ध है, ये सारे हमारे साहित्य है। व्याकरण भी साहित्य है, दर्शन भी साहित्य है, और हमारे जो धर्मशास्त्र पुराण इतिहास ये सारे साहित्य ग्रंथ ही है। परंतु आधुनिक जगत में साहित्य शब्द का अर्थ रूढ़ीभूत किया गया है। रूढ़ी शब्द कहने का मतलब यह है संकुचित रूप से हमको अर्थवत होता है। जैसे एक शब्द है कुशलः। कुशलः शब्द का मतलब क्या है? जो प्राचीन काल से उसका वास्तविक अर्थ था कुशान लाती इति कुशलः, ये व्यापक अर्थ में था, लेकिन अभी हम लोग रूढ़ीभूत रूप में संकुचित अर्थ में उसको समझते हैं। जो दक्ष है, जो प्रवीण है, वही कुशल है। उस प्रकार के आजकल के जो साहित्य का शब्द है, वो काव्य जो शब्द है ना, वो काव्य के अंदर ही संकुचित रूप से बोध होता है। साहित्य मतलब काव्यम। साहित्य का कहने का मतलब आधुनिक जगत में या वर्तमान जगत में काव्यम। जो आप लोग जो पढ़ रहे हो साहित्य शास्त्र, ये साहित्य शास्त्र मतलब काव्य शास्त्र पढ़ रहे हो। साहित्य तो अनंत है, विशाल है, आप काव्य शास्त्र को ही पढ़ रहे हो। काव्य शास्त्र भी अनंत है, उसमें से भी कुछ विषय को ही, गिने चुने विषय को ही पढ़ रहे हो, अलग बात है। लेकिन साहित्य उससे भी व्यापक है। हम उससे संकुचित अर्थ में, संकुचित व रूढ़ीभूत अर्थ में जो बोध होता है, उसी को ही आज पढ़ रहे हैं। वो जो साहित्य शब्द है, वो साहित्य से ही जो काव्य आता है, काव्य का भेद है। सामान्यतः आप लोगों को थोड़ा बहुत बता हुआ होगा, मुझे लगता है कि ये श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में 3 भेद है, और ये क्या है, हमारे गद्य पद्य और चंपू। और उसमें श्रव्य काव्य में दृश्य काव्य में रूपक और उपरूपक, इस प्रकार के भेद है। इस भेद में जो वर्णना किया गया है, वह जो वर्णित विषय है, उस वर्णित विषय में आज गद्य पद्य और चंपू, ये नाटक, ये 3 प्रकार के हैं। उस विषय को लेकर ही आगे चलेंगे हम। इसमें जो विषय में या आपके पत्र में दिया गया है आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र। उसमें भी एक चीज आपको स्पष्ट होना है, आधुनिक संस्कृत साहित्य। आधुनिक संस्कृत साहित्य का मतलब क्या है? क्या प्राचीन में कुछ अलग था, आधुनिक में कुछ अलग है? ऐसे कुछ विभाग या ऐसे कुछ डिवाइडेशन या अलग किया गया है क्या? उस प्रकार के कुछ तथ्य या तत्व हैं हमारे पास? जो इतिहासकार हमें बताते हैं, देखिए भाषा जो है हर समय में परिवर्तनशील है, इसलिए कहा जाता है भाषा चिर परिवर्तनशील। हर समय वो परिवर्तित होते ही रहती है। भाषा के परिवर्तन के आधार पर जो लेखन हम लोग लिखते हैं, जो विषय हम लोग उपस्थापित करते हैं, उस विषय भी उसके आधार पर परिवर्तित होता रहता है। विषय का रचना शैली परिवर्तित होता है तो कुछ कालों के लिए जो समानता को देखते हुए एक काल में एक एक विषय को ही उसको डिवाइड किया जाता है, जो कालानुगुण विषय का अलग अलग भाग किया जाता है। काल के आधार पर संस्कृत साहित्य को हम अलग करेंगे तो मुख्यतः 2 काल है, एक वैदिक काल और एक होता है लौकिक काल, अर्थात वैदिक साहित्यम, लौकिक साहित्यम। इसमें भी एक चर्चा में हम लोगों के दिमाग में ये रखना चाहिए कि वैदिक काल किसको कहते हैं? संस्कृत तो एक ही भाषा है, आज भी हम लोग संस्कृत ही बोल रहे हैं। भले ही मैं संस्कृत विषय को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, परंतु संस्कृतेन अपि वक्तुं शक्यते, संस्कृतेन अपि वक्तुं शक्नोमि, अहं संस्कृतमपि वदामि, तर्हि संस्कृतमपि भाषा एका वर्तते।
मैं संस्कृत जानता हूँ, संस्कृत है मेरे पास। तो ये जो संस्कृत है, ये लौकिक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत है? जो वेद उपनिषद आदि ग्रंथ रचना हुई है, उसमें जो संस्कृत है वो वैदिक है या लौकिक है? इसमें स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण के लिए हर चीज हर समय वो साहित्य के व्याकरण के आधार पर बताते हैं कि पाणिनि के व्याकरण, जो व्याकरण शास्त्र पाणिनि ने अभी प्रसिद्ध व्याकरण है, वो व्याकरण शास्त्र को रचना की है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी रचना से पहले व्याकरण नहीं, व्याकरण रहित जो संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे वो है वैदिक संस्कृत। हम उसका प्रमाण पाणिनीय व्याकरण में भी पाते हैं। पाणिनीय व्याकरण में एक वैदिक प्रकरण करके है, आप सिद्धांत कौमुदी में देख सकते हैं, एक वैदिक प्रकरण करके कुछ सूत्रों का उद्धरण उसमें किया गया है। उसमें हम लोगों को ये स्पष्ट आता है, सूचना मिलती है कि अलग तरह से, अर्थात प्राचीन काल से पाणिनि व्याकरण से पहले जो साहित्य है वो है वैदिक साहित्य, और पाणिनि व्याकरण के आधार पर लिखी गई जो साहित्य है वो है वैदिक साहित्य। उसमें भी कुछ कहीं सूत्रों का आधार पर उसको नहीं मिलता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं ना, आर्ष प्रयोग। जहां हम लोगों के संस्कृत व्याकरण के आधार पर नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं क्या, आर्ष प्रयोग। आर्ष प्रयोग कहने का मतलब क्या है, वो जो विषय है वो विषय संस्कृत व्याकरण के आधार पर नहीं, कुछ मुनि ऋषियों के प्रभाव से तैयार किया गया है, इसलिए उसको आर्ष प्रयोग मान करके ही उसको छोड़ देते हैं। शायद मैं उसके साथ कुछ प्रेजेंट भी करना चाहता था, आ रहा है। अच्छा, तो ये जो लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य, इस प्रकार के आधार पर उनको विवेचना या विभाग किया गया है। ओके, ये जो दोनों है वैदिक काल और लौकिक काल, ये दोनों को छोड़ने के बाद भी और एक प्रकार से विभाजन किया जाता है, जो प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग, ये तीन प्रकार के युग से भी हम क्या करते हैं, साहित्य को विभाग करते हैं या साहित्य को अलग करते हैं। इसमें आपको जब वैदिक और लौकिक का मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। हमारे जो सिलाबस या पत्र का नाम है आधुनिक संस्कृत साहित्य, ये आधुनिक शब्द कहाँ से आया? वैदिक और लौकिक में तो आधुनिक है ही नहीं, तो आधुनिक शब्द कहाँ से आया? तो आधुनिक शब्द हमारे जो काल के आधार पर, काल अर्थात जो समय, कुछ सीमाओं तक हम लोग आबद्ध कर दिए हैं, उस प्रकार के आधार पर देखें तो तीन भागों में साहित्य को बांटा गया है, एक प्राचीन काल, एक मध्य काल और एक आधुनिक काल। प्राचीन काल को ऐसे मानते हैं लोग कि जो आचार्य भरत से लेकर आचार्य रुद्रट तक, आचार्य भरत से लेकर आचार्य रुद्रट तक जो साहित्य परंपरा, उस साहित्य परंपरा प्राचीन परंपरा में अंतर्गत है, उसको प्राचीन युग ही कहते हैं। मध्य युग में कुछ साहित्य आनंदवर्धन से लेकर पंडितराज जगन्नाथ के समय तक है, उसमें ज्यादातर जो आलंकारिक ग्रंथों का रचना या लिखा गया है, उस युग को मध्य युग कहते हैं। और उसके बाद प्रायः पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में दो भाग किया गया है। आचार्य विश्वेश्वर से लेकर टिल डेट आज तक जो परंपरा है उसको आधुनिक परंपरा कहते हैं या आधुनिक युग कहते हैं। ये तीनों युग में हम प्राचीन को छोड़ के जो हमारे सिलेबस के आधार पर आधुनिक युग को ही हम वहाँ अध्ययन करेंगे या उपस्थापन करेंगे। प्रेजेंट हो रहा है? जी सर।
ये जो आधुनिक युग का जो विषय है उसी विषय को लेकर हम आगे चलेंगे। मुझे लगता है कि जो पृष्ठभूमि में मैं आप लोगों के सामने उपस्थापित किया उसको जो विषय से बहिर्भूत लेकिन विषय के जानकारी के लिए चाहिए आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। मैं जस्ट जिस्ट के रूप में एक बार उसको पुनः आवृत्ति करके पुनः विषय के ऊपर आगे चलूंगा। हम साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य क्या है, काव्य क्या है, काव्य का भेद क्या है और हम लोगों के जो काव्य का प्रकार या युग के आधार पर या काल के आधार पर साहित्य का विभाग किया गया है वो क्यों, इसलिए और किस प्रकार का आधार है, मैं उसी चीज को आप लोगों के सामने सारा संक्षिप्त रूप से उपस्थापित किया। अभी आप लोगों के जो आधुनिक युग के कविता या आधुनिक युग के जो विषय है उसी विषय को लेकर ही आगे चलेंगे। हम काल के आधार पर देखें तो 16वीं शताब्दी जो है उससे पूर्व जो है उसको प्राचीन काल या मध्यकाल के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद जितने सारे साहित्य का रचना हुई है, साहित्य ग्रंथ का रचना ग्रंथकार ने किए हैं, ये सारे हम आधुनिक युग की रचना के रूप में परिगणित करते हैं। उसमें जो 17वीं शताब्दी के जो है अंतिम काव्य शास्त्री पंडित राज जगन्नाथ उनके जो रसगंगाधर है उसमें सिर्फ आलंकारिक के रूप में नहीं, महाकाव्य के रूप में भी वो बहुत सारे ग्रंथों का रचना किए हैं, इस प्रकार के मिलते हैं। तो उसके आगे चलकर जो हम लोगों के सामने अभी उपस्थापित है जो सुबंधु, बाणा भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ऐसे ही गद्य काव्य में अनेक सारे लेखक या काव्यकार उस प्रकार के विवेचना किए हैं। आधुनिक जो काव्य विधा है उनको हम इस प्रकार के विवेचना कर सकते हैं। देखिए श्रीहर्ष के बाद लगभग काव्य रचना बंद जैसे ही हो गया था, कोई काव्य रचना नहीं हो रहा था। साहित्य का जो विकास के लिए यह साहित्य का रचना बिल्कुल बंद। इसके कारण क्या था कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था हमारे भारत में, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रथम स्वाधीनता आंदोलन होने के कारण पूर्ण रूप से हमारे भारत में आंग्लो लोगों का इंग्रेज लोगों का अधिकार में आ गया। कुछ भी ऐसे तो एक चीज आप लोगों को भी याद रखना चाहिए, मैकाले के एक वाक्य है। मैकाले जो विवरण पत्र में वो लिखे हैं, मैं भारत में उस प्रकार के विद्वानों को निर्माण करना चाहता हूं शिक्षा के माध्यम से जो स्वरूप में भारतीय हो सकते हैं लेकिन चिंतन उनका विदेशी या इंग्लैंडगत होगा। उनका और भी एक प्रमुख वाक्य है जो उनके घोषणा पत्र में वो लिखते हैं कि एक इंग्लैंड के बृहत ग्रंथालय में जितने सारे एक अलमीरा में जितने किताब है, संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय या भारतीय वाङ्मय उससे कम है। उस प्रकार के वाक्य जब वो बोला जाता है और उनके शासन में चल रहा है तो कौन संस्कृत पढ़ेगा, कौन संस्कृत में काव्य रचना करेगा। एक तो हम लोगों को संस्कृत उस टाइम तो पढ़ने के लिए अवसर नहीं था और दूसरे में कोई एक दो पढ़ रहे थे तो भी उसमें काव्य रचना करने या प्रौढ़ इस प्रकार के चिंतन करने के बाद ही जो रचना करने के लिए अवसर ही नहीं दिया जाता था। इसीलिए ये समय बिल्कुल हमारे संस्कृत जगत में काव्य या कविताओं की रचना में बंद जैसा ही माना जाता है, कोई किसी प्रकार के भी रचना नहीं। उसके बाद जो 19वीं शताब्दी में स्वाधीनता के बाद कुछ चेतना या अवचेतना आई, ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से कुछ करने के लिए प्रयास किए और ज्यादातर गद्य विधा के जो लेखक है वो कुछ रचना करने के लिए प्रयास किए। उसमें कुछ नाटकों का भी वर्णन किया जाता है, नाटकों का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद ही गद्य को रचना करने के लिए प्रयास किया गया। जैसे प्राचीन शैली था उससे प्राचीन शैली थोड़ा कम है लेकिन रचना करने के लिए प्रयास किए गए। सर्वप्रथम इस इकाई में जो गद्य रचना है उस अभी गद्य रचना के बारे में ही जानने के लिए प्रयास करेंगे। गद्य क्या है?
सबसे पहले मन में प्रश्न आता है कि गद्य क्या है। गद्य होता है वृत्तबंध रहितम गद्यम या छंदबद्ध रहितम गद्यम। छंद शब्द का अर्थ होता है अक्षर समन्वय या अक्षर गणना। अक्षर गणना जो होता है छंद, उससे रहित जो लेखन के प्रकार है उसको हम लोग गद्य कहते हैं। वृत्तबंध रहितम या छंदबद्ध रहितम, ऐसे ही उसको विवेचना किया जाता है। ये जो गद्य है, उस गद्य के वैदिक काल और वैदिक काल से मध्यकाल तक गद्य के विकास का बहुत बड़ा इतिहास है। आप लोगों को पहले से ही बताया कि गद्य काल वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक हमारे पाणिनि व्याकरण से पहले तक लगभग संस्कृत जगत में सबसे ज्यादातर ग्रंथों का रचना किया गया है। बहुत सारे जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, अष्टादश पुराण, उपपुराण है, उपनिषद तो ऐसे ही 10 तो मिलते हैं और भी 108 मानते हैं हम लोग। माने कितने लिखे गए हैं, कितने अभी उपलब्ध है और कितने खो गए, उसका वर्णन हम लोग भी नहीं कर सकते। लेकिन प्राचीन काल में मुनि ऋषियों का जो साधन थे, मुनि ऋषियों का जो सिद्धि, उसके सिद्धि के माध्यम से ही उन्होंने रचना को माने विरचित किए हैं और बहुत सारे नीति कथाएं या हमारे जीवन आदर्श युक्त कथाएं उसमें उपलब्ध है। उसके बाद वैदिक काल में जो गद्य था, उसका वैदिक काल के गद्य और लौकिक गद्य का अथवा पौराणिक गद्य को जो भी हो, उनमें बोलचाल, प्रौढ़ता, समस्या बहुलता, सौंदर्य, मोहकता तथा अलंकारिकता विद्यमान है। दोनों में हाँ, एक चीज उसमें एक ऐड करना चाहूंगा। साहित्य और ये जो व्याकरण या धर्मशास्त्र दर्शन, ये दोनों में अंतर क्या है। हम उसको साहित्य बोलते हैं और जो धर्मशास्त्र ग्रंथ वो भी कविता के माध्यम से लिखा गया है, वो भी छंदबद्ध है। हमारे श्रुति ग्रंथ हो या हमारे उपनिषद ग्रंथ हो, दर्शन में होते हुए भी हम साहित्य को अलग कैसे करते हैं। साहित्य में ऐसे क्या है, क्या विशेष है जिसके आधार पर हम उसको साहित्य मानते हैं और उसको अलग विषय मानते हैं। साहित्य में और साहित्य रचनाओं में सबसे जो प्रमुख है वो है रस। रसवई साहब, साहित्य में रस है और दूसरे में रस है, भाव है, लेकिन वो रसात्मक शैली से नहीं है, वो विषय को बोध करने के लिए है। यहाँ रस के माध्यम से ही विषय बोध होता है साहित्य में, और दूसरे ग्रंथों में या दूसरे शास्त्र में विषय को ही बोध किया जाता है। ये दोनों में ये अंतर है, आप लोगों को ये याद रखना है। ये हर टाइम पूछते हैं। और एक चीज उसमें भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, जो हम लोग पढ़ते हैं शुरू शुरू में, राम जाता है, वो विद्यालय आ रहा है, और हम लोग आज जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वैदिक काल का गद्य, लौकिक, संस्कृत, ये सारे पढ़ रहे हैं, ये भाषा है या साहित्य है। मैं जो प्रेजेंट आपको किया हूं, ये साहित्य है या भाषा है या विषय है। और जो प्राचीन जो पहले स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में आप लोग पढ़ रहे थे, वो क्या है, ये क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है। मैं आपको प्रश्न और एक बार स्पष्ट कर लूं। स्टैंडर्ड 1 2 में आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, राम श्याम इत्यादि इत्यादि जो पढ़ रहे थे, वो क्या है। मैं जो प्रेजेंट किया हूं अभी आप लोगों के सामने, जो किताब आप लोग पढ़ रहे हो, वो क्या है। और जो खुद कालिदास ने लिखे हैं या भास ने लिखे हैं, वो जो लिखा हुआ है काव्य या नाटक है या कुछ, वो क्या है। तीनों में अंतर क्या है। पहले जो विषय आप लोगों को स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में पढ़ रहे थे, उस समय भी वही हिंदी, लेकिन उस समय आप भाषा के रूप में पढ़ रहे थे। मैं कैसे बोलूं, शुद्ध कैसे हो सकता है, इसके लिए पढ़ रहे थे, इसलिए वो भाषा है। और मैं जो अभी प्रेजेंट किया हूं, एक विषय को उसी भाषा में ही उपस्थापित करने के लिए प्रेजेंट किया हूं, तो ये एक विषय है।
और काव्य या रसास्वादन के लिए जो लिखा गया है वो है हमारा साहित्य। मैं तीनों में इसलिए आप आचार्य स्तर में पढ़ रहे हो, हर चीज को चिंतनात्मक स्तर तक ले जाना ही आपको उचित होगा। मैं जो बोलूंगा सिर्फ रट्टा लगाना, कंठस्थ करना, सिर्फ किताब में जो है उसको मुखस्त करना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 स्तर होता है शिक्षण के। प्रारंभिक स्तर जो होता है शिक्षण के वो है ज्ञान स्तर, जो केवल कंठस्थ करने से ही आता है। सेकंड जो स्तर होता है 10th 12th माध्यमिक स्तर तक, वो है अवबोध स्तर, जो समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज जो स्तर में आप लोग हो, आचार्य के स्तर में हो, आप लोगों के स्तर है चिंतन स्तर। इसीलिए मेरे बात को आप सुनोगे और उससे ज्यादा आप लोग चिंतन करके समझोगे, यही होता है हमारे स्तर। इसलिए हर चीज को आप चिंतन के माध्यम से ही उसको समझोगे या उसको क्या करोगे, आपके विचार के माध्यम से ही उसको अवगत करने के लिए प्रयास करोगे। हम फिर एक बार जो विषय में थे उस विषय को आ रहे हैं। जो वैदिक काल में जो संस्कृत था और उसमें जो बोलचाल, प्रौढ़ता, समस्या बहुल, सौंदर्य, मोहकता, ये सारी चीजें उसमें प्रतिफलित हो रहा था या दृश्यमान हो रहा था। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए समाज में जो कुछ भी होता है उसका प्रतिफलन हम साहित्य के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो प्राचीन गद्यकारों से में बाणाभट्ट का नाम अति प्रसिद्ध है। जितने सारे प्राचीन में गद्यकार है उसमें से ये जो बाणाभट्ट है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नहीं, अति प्रसिद्ध है। उनका लेखन शैली अत्यंत उच्च कटीर है, जो युक्त है, वो अति प्रसिद्ध होने के। उसके बाद जो पतंजलि है, हमारे व्याकरण शास्त्र में लिखे हैं पतंजलि, सबर स्वामी, शंकराचार्य जो दर्शन शास्त्र के हैं, जयंत भट्ट, ये सारे भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसमें देखिए पतंजलि से लेकर यहाँ तक जितने का नाम यहाँ उल्लेख किया गया है, जैसे कि पतंजलि, सबर स्वामी, शंकराचार्य, जयंत भट्ट, ये सारे साहित्य का नहीं है, लेकिन गद्य विधा में ही उनका विषय उपलब्ध है। उनका विषय का प्रतिपादन का जो विधा है या प्रकार है वो है हमारे गद्य शैली। इसलिए बाणाभट्ट के बाद इन लोगों का नाम भी प्रसिद्धि में आता है। महाभाष्य जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है व्याकरण के, यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, इसे एक वाक्य के आधार पर महाभाष्य का जो पतंजलि और महाभाष्य ग्रंथ ये सबसे प्रमुख है। पहले का पाणिनि, उसके बाद का तेन, उसके बाद पतंजलि, ये तीनों में से आचार्य पतंजलि का जो वाक्य है वो प्रामाणिक है। ऐसे यथोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम कहकर ही उनमें लिखा गया है। तो ये महाभाष्य का जो लेखन शैली है वो है गद्यात्मक, यहाँ पद्यात्मक नहीं, गद्य के शैली में ही लिखा गया है। और सबर स्वामी जो मीमांसक है वो भी हमारे गद्यात्मक शैली में ही विषय को उपस्थापित किया। उसमें कर्म मीमांसा का गद्यात्मक भाष्य भी उपलब्ध होता है। कर्म मीमांसा कहने से क्या है, मीमांसा का 2 भाग होता है। मीमांसा का 2 भाग होता है, एक होता है कर्म मीमांसा, दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा। कर्म मीमांसा को मीमांसा शास्त्र कहा जाता है और ज्ञान मीमांसा को वेदांत, हम लोग जो करते हैं या पढ़ते हैं आजकल वेदांत के रूप में उसको जानते हैं, वो वेदांत शास्त्र है। उसमें जो कर्म मीमांसा के बाद आचार्य शंकर ने उपनिषद पर गद्य शैली में भाष्य भी लिखे हैं। अर्थात शंकर भाष्य जो होता है ब्रह्मसूत्र के ऊपर, वो भी गद्यात्मक शैली से लिखा गया है। ये सारे दूसरे शास्त्र होते हुए भी, अर्थात साहित्य शास्त्र नहीं है, फिर भी उनका जो रचना शैली है, उपस्थापन शैली है, वो उपस्थापन शैली ही गद्यात्मक शैली है। उसमें उसके बाद जितने सारे नाट्य शास्त्र लिखे गए गद्यात्मक शैली में, नेक्स्ट सुबंधु, कृतवासवदत्ता, लौकिक संस्कृत गद्य काव्य की विधा में उत्कर्ष काल का रचना है। ये आधुनिक काल में जो सुबंधु होते हैं उनका जो रचना शैली वो उत्कर्ष काल ऐसे ही माना जाता है और रचना शैली भी उत्तम है उनमें। गद्य शिक्षा जो परंपरा है वो
सबसे ज्यादा है। गद्य और पद्य में अंतर क्या है? बच्चे जो पढ़ते हैं गद्य को पसंद करते हैं या पद्य को पसंद करते हैं? गद्य और पद्य में अंतर क्या है? क्यों जो कवि हो या लेखक हो, ये गद्य में कुछ लोग लिखते हैं, पद्य में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? उसका आधार क्या है, चिंतन क्या है? गद्य का जो विषय है उसमें क्या होता है कि तुरंत ही अर्थबोध हो जाता है, एक बार पढ़ने से ही अर्थबोध हो जाता है। हम लोग ऐसे कहते हैं कि सरल रूप से, संक्षिप्त रूप से, सामान्य रूप से या मंद बुद्धि तो नहीं बोलेंगे, जो सामान्य बुद्धिमान वो भी गद्य विषय को पढ़ के अर्थवत कर सकता है। ये सहज रूप से अर्थावबोधन करने के लिए जो साहित्य का रचना शैली है वो है गद्य। परंतु पद्यात्मक शैली जो है वो थोड़ा उच्च कोटि होता है। उसमें क्या है ना, कर्ता कर्म क्रिया इतस्तत रहता है, वाक्यबद्ध नहीं रहता है, क्रमबद्ध नहीं रहता है, इसलिए उसको अन्वय करके समझना इतने सहज नहीं है। भले ही काव्य में या पद्य में रसास्वादन जल्दी होता है, रसास्वादन शीघ्र कर पाते हैं बच्चे, लेकिन अर्थबोध करना इतना सरल नहीं होता है, कष्ट होता है। इसलिए सामान्य बच्चों के लिए या सामान्य जनमानस के लिए गद्य उपयुक्त माना जाता है। इसलिए पारंपरिक प्राचीन काल से आज तक ये गद्य लेखन की परंपरा चली आ रही है। उसमें जो आधुनिक गद्य विधा में प्रमुख है सुबंधु, बाण बाण इत्युक्ते बाणभट्ट और दंडी की परंपरा अनुसरण परवर्ती काल के कवियों ने किए और ये गद्य रचना में प्रवृत्त हुए, जिसके क्रमशः संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। उसका वर्णन आगे देते हैं, लेकिन वो जो वर्णन करते हैं उनका आधार क्या है? हर चीज जो कोई कुछ भी करे उसका एक आधार बनता है। बिना आधार, बिना कुछ तथ्यों को माने तथ्य के बिना कोई रचना या कुछ नहीं कर सकता है। हम इस प्रकार के एक उदाहरण के रूप में बच्चों को बताते हैं कि देखिए विज्ञान ने आज बहुत कुछ कर लिया है, सचमुच कर लिया है, उसमें कोई अंतर माने मतभेद नहीं है, लेकिन ये भी समझना है विज्ञान ने किया है, कहाँ से लाया वो तथ्य? वो तथ्य प्राचीन से ही था, वो विषय प्राचीन से ही है, वो सिर्फ 3-4 चीज को लगाया। वो जैसे हम लोग कहते हैं उदाहरण के रूप में साबुन, सभी लगाता है ना, नहाने के समय पर साबुन लगाते हैं। साबुन मान लीजिए वैज्ञानिक का एक उत्तम साधन है, जिनको वैज्ञानिकों ने उत्पादन किए, बिल्कुल सही बात है, उनका विचार शक्ति या धीर शक्ति का लगा करके किए, लेकिन साबुन में भी कुछ तेल लगता है जो प्राचीन काल से थे, प्राचीन काल से है। साबुन में कुछ हमारे जो उपकरण जितने सारे उसमें यूज किया जाता है, व्यवहार होता है, वो भी सारे पहले से ही थे, वो खुद नहीं लाए, खुद ये किए, ये 3-4 चीज को मिला करके एक नया प्रस्तुत किए। प्रस्तुत उनका नया हो सकता है। बच्चे ये ध्यान देना है, ध्यान देने के योग्य विषय है, मैं बताता हूँ एक बार। प्रस्तुत नए ढंग से हो सकता है, लेकिन नया कुछ भी नहीं कर सकते आप प्राचीन को छोड़ के। प्राचीन नहीं है तो आप कुछ भी नया नहीं कर सकते हो, ये 100% सच है। तो ये जो आधुनिक गद्य विधा है उनका भी संक्षिप्त वर्णन जो हम आगे करेंगे, उसका भी आधार वही है कि सुबंधु और बाण दंडी जो परंपरा जिस प्रकार के रचना किए हैं, उनके ही विषय को आधार मानकर उससे कुछ परिवर्तन और नए तत्वों को लगा करके ही आधुनिक गद्य विधा को प्रस्तुत किए हैं। उसमें विषय और शैली के आधार पर देखें तो अग्नि पुराण में गद्य काव्य के आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा और कथानक, इन 5 भेदों का वर्णन प्राप्त होता है। गद्य के कुछ प्रकार के वर्णना यहाँ पर किया जाता है जो अग्नि पुराण में उस प्रकार के उपलब्ध है।
अग्निपुराण में 174 और काव्यादि लक्षणम जो 12 से 17 तक है श्लोक, उसमें उस प्रकार के वर्णन किया गया है। जो गद्य है वो गद्य 5 प्रकार के हैं। गद्य आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा और कथानक, इस प्रकार के इस 5 प्रकार के गद्य साहित्य उपलब्ध होता है, जिसके प्रमाण हमें अग्निपुराण में मिलता है। छंदबद्ध रहित गद्य जो पहले से ही हम लोग उसको चर्चा कर चुके हैं, जो छंदबद्ध से रहित है, या छंद शब्द का भी अर्थ एक बार आपको बताया था, फिर दोबारा आपको बता देता हूँ। छंद शब्द का अर्थ होता है अक्षर समन्वय। हम आप लोगों के माध्यम से एक ऐसे ही नॉर्मल शब्द में बोल सकते हैं कि अक्षर गणना। श्लोक में अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर रहेगा, उपजाति में कितने, इंद्रवज्रा में कितने, ये सारे अक्षर की जो गणना है, मात्रा या अक्षर है, उसकी गणना के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, छंद का निर्धारण करते हैं। वो छंद जहाँ निर्धारित नहीं करते हैं या रहित है, उस प्रकार की जो रचना है उसको हम लोग कहते हैं गद्य या गद्य काव्य कहते हैं। उसमें इसके 4 प्रकार प्रभेद होते हैं, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्ण। देखिए 5 प्रकार के गद्य का भी प्रमाण हमारा मिलता है अग्निपुराण में, और 4 प्रकार के सामान्यतः हम लोगों के जो रचना में है, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्ण, ऐसे 4 प्रकार के उपलब्ध होते हैं हमारे गद्य काव्य। दंडी के काव्यदर्श के इन सब भेदों में चर्चा मिलते हैं। काव्यदर्श ग्रंथ में सभी प्रकारों के उदाहरण और प्रत्युदाहरण, उसमें प्रत्युदाहरण कहने का मतलब उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण उसमें उपलब्ध है। ये दंडी का कहना यह है कि खंड कथा, परिकथा, कथानक आदि कथा और आख्यायिका में ही आते हैं। देखिए खंड कथा, परिकथा और कथानक, ये कथा और आख्यायिक ये दोनों में ही आते हैं। इसमें जो दंडी ने जो वर्णन किए हैं, कथा और आख्यायिका ये दोनों अलग है, फिर भी खंड कथा, परिकथा और कथानक ये तीनों इस प्रकार के दोनों मिलजुल करके ही रहता है। इसमें जो सुबंधु, बाण और दंडी से लेकर प्रमुख आधुनिक गद्यकार का अध्ययन इस प्रकार करेंगे। जैसे कि जो आधुनिक गद्यकार है, सुबंधु है, उनके बारे में थोड़ा बहुत परिचय के रूप में दिया गया है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। सुबंधु 6वीं शताब्दी के हैं, और उसमें जो रचना है बासव दत्ता, सबसे सुबंधु का जो रचना है वो उत्कर्ष गद्य काव्य है, बासव दत्ता है उनमें। इसमें चिंतामणि राजा का पुत्र कंदर्वकेतु के साथ सुकुमपुर के राजा श्रृंगार शेखर की राजकुमारी वासवदत्ता के साथ प्रणय कथा का वर्णन है। ये जो सुबंधु का वासवदत्ता ग्रंथ है, उसमें चिंतामणि राजा का पुत्र कंदर्वकेतु और उष्णोपुर राजा के जो श्रृंगार केसर की राजकुमारी वासवदत्ता, ये दोनों के बीच में ही प्रणय कथा को आधार करके इस प्रकार की रचना की गई है। इसमें प्रकृति से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक वर्णन की प्रचुरता है। प्राचीन काल में जितने जो रचनाएं हैं, जितने सारे ग्रंथ उपलब्ध है, हम पढ़ते हैं, उसमें प्राकृतिक रूप से जो समाज में या प्रकृति में जिस प्रकार की घटनाएं हैं, उस प्रकार की घटनाओं को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं, उपस्थापन करते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार जो बाणाभट्ट भी है, एक प्रसिद्ध है। बाणाभट्ट का समय सुबंधु के बाद ही माना जाता है, और उनका प्रसिद्ध है हर्षचरित। हर्षचरित और कादम्बरी इनके प्रसिद्ध कृतियां, हर्षचरित और कादम्बरी। ये कादम्बरी रसामृतम, इसमें रस जो है, कादम्बरी को जिन्होंने पढ़े वो ही जान पाएंगे कितने रस है, किस प्रकार वर्णन उसमें है, जो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। उसमें बोलने से ही लगभग क्या कहते हैं कि जो ऊपर से ऊपर चला जाएगा, जब पढ़ेगा और अर्थ के साथ ही पढ़ेगा, उसको ही उसके विषय में बोध हो पाएगा, या
भाव को वो ग्रहण कर पाएगा। तो ये जो कादम्बरी और हर्षचरित, इसमें हर्षचरित एक आख्यायिका है, एक आख्यायिका है जो गद्य काव्य के एक प्रकार में आता है, और इसमें आख्यान ग्रंथ के प्रारंभ पौराणिक शैली से है, पौराणिक शैली से ही उस आख्यायिका का वर्णन है। जो ब्रह्मलोक में इंद्र आदि देवताओं से गिरे ब्रह्मा कमल के आसन पर बैठे हैं, जिसमें विद्या गोष्ठी चल रही है, विद्या विवाद उत्पन्न होता है, सरस्वती का उपहास किया जाता है, सरस्वती के उपहास से क्रुद्ध दुर्वासा सरस्वती को स्वर्ग से मर्त्यलोक जाने के लिए शाप देते हैं। जैसे पौराणिक कथा वस्तु है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि देवलोक होते हैं, वहाँ इंद्र है और भी देवताएं हैं, उस प्रकार के एक विषय वस्तु को लेकर या विचारों को लेकर ही यहाँ क्या है उपस्थापित किया गया है हर्षचरित में। लेकिन उसमें सारा सरस्वती के वहाँ से क्रुद्ध दुर्वासा सरस्वती को स्वर्ग से मृत्युलोक जाने का श्राप देते हैं। सोन नदी के तट पर च्यवन ऋषि के पुत्र दधीची के साथ सरस्वती का प्रणय आकर्षण होता है। इसमें देखिए सरस्वती देवी है, लेकिन उसका वर्णन जब वो आ जाते हैं मर्त्यलोक में आ जाते हैं, जैसे पारंपरिक वर्णन होता है उसी प्रकार का वर्णन वहाँ उन्होंने भी किए है। जो च्यवन ऋषि के पुत्र दधीची के साथ सरस्वती का प्रणय आकर्षण होता है, और जिसके फलस्वरूप सरस्वती का सारस्वत नाम का पुत्र जन्म लेता है। सरस्वती का पुत्र सारस्वत है, जिसमें हर्षचरित में उस प्रकार के वर्णन किया गया है। उसमें 8 उत्साह से और हर्ष की प्रतिज्ञा पूरी होने तक का उल्लेख प्राप्त होता है, जो गद्यात्मक प्रबंध काव्य के रूप में रूप लाता है। जो गद्य है उसमें प्रबंध के रूप में लास्ट तक अर्थात 8 उच्छ्वास में प्रतिज्ञा पूरी होने तक ही उसमें उल्लेख किया गया है। उसमें पूर्ववर्ती कवियों का प्रशस्ति वर्णन, अपने वंश की परिणय आदि दिया जाना बाण का गद्य विधा है। सिर्फ पौराणिक कथा वस्तु को लेकर नहीं, पौराणिक कथा वस्तु प्रारंभ में लेकर लौकिक में जो है उसको उपस्थापित करके हर्ष की प्रतिज्ञा तक उसमें उपस्थापित किए, और जितने सारे परंपराएं हैं वंश परंपरा उस काव्य के अंदर ही उसको भी उन्होंने उपस्थापित किए। नेक्स्ट जो कादम्बरी कथा वस्तु है, कादम्बरी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें उसका कथा पैशाची भाषा में लिपिबद्ध बृहत कथा से ली गई है। बृहत कथा ग्रंथ है, उसमें उससे ही उस प्रकार के विषय को कादम्बरी ग्रंथ के जो विषय को लिया गया है। और बृहत कथा के जो लेखक है वो गुणाढ्य है। बृहत कथा जो है उनका उस ग्रंथ का लेखक गुणाढ्य है। यहाँ पर थोड़ा हरियम 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 महोदय। हेलो। हाँ सर बोलिए, सुने दे रहा है। एक इंटरनेट में थोड़ा मेरी बात तो सुनाई दे रही है पता नहीं, 1 मिनट इंटरनेट में
कोई एक मुझे थोड़ा सूचित कर सकता है क्या वो सुनाई दे रहा है या नहीं? सर बफरिंग हो रहा है। क्या क्या? सर बफरिंग हो रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। सर मुझे तो आपका सुनाई दे रहा है सर अच्छे से। एक्चुअली वो जो नेट है वो कंप्यूटर से चला गया, तो प्रेजेंट भी धीरे धीरे बंद हो गया। अभी मोबाइल में क्लियर से साउंड अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा पास में लेकर बोलता हूँ। ठीक है, वो कंप्यूटर को भी छोड़ते हैं। थोड़ा मेरी बात को फिर आगे ले जाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है कि अभी ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, अभी सुनाई दे रहा होगा क्लियर। कोई एक हाथ दिखा करके या मैसेज में कोई एक सूचित करे कि ओके, वेरी वेरी। हम जो कादम्बरी की कथा वस्तु के लिए जो चर्चा कर रहे थे, कादम्बरी एक प्रमुख है जो बाणभट्ट का उसमें प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है। उसमें जो मेन चीज है, जो बृहद कथा है गुणाढ्य के, उस कथा वस्तु को लेकर ही उन्होंने लिखे हैं। उसमें अंश बृहद कथा संस्कृत रूपांतर है और समुद्र की कथा सरित सागर तथा शिमेंद्र बृहद कथा मंजरी। देखिए, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी और बृहद कथा, ये तीन किताब अलग अलग है। लगभग सभी को ये कंफ्यूज पड़ता है, कंफ्यूज लगता है। जितने सारे उड़ीसा के बच्चे हैं, उड़ीसा में जो इंटर का एग्जाम होता है, उसमें इस प्रकार के बहुत द्वंद में आ जाते हैं। जब बृहद कथा, उसका लेखक कौन है, कथा सरित सागर, उसका लेखक कौन है, और बृहद कथा मंजरी है, बृहद कथा है अलग, बृहद कथा मंजरी एक अलग है, उसका लेखक कौन है। और उसमें स्पष्ट रूप से आप लोग थोड़ा उसमें लिख लीजिए कि बृहद कथा का जो लेखक है वो गुणाढ्य है, और बृहद कथा मंजरी जो है ग्रंथ, उसका लेखक है क्षेमेंद्र, और कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव। ये जो तीन है वो तीनों से ही मिलता जुलता है। इसीलिए कभी कभी ग्रंथों में बृहद कथा मंजरी से कादम्बरी आया है, इस प्रकार के भी ऐतिहासिक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। फिर भी हम लोग उसको क्लियर रखेंगे कि जो उपलब्ध और प्रामाणिक और जो सर्वाधिक ग्रहण करने वाले है, वो बृहद कथा जो गुणाढ्य की रचना है, उस कथा वस्तुओं को लेकर ही कादम्बरी का रचना की गई है। कथा का प्रारंभ विदिशा नगरी के राजा सुद्रक के प्रभाव तथा वैभव के वर्णन से होता है, और इस ग्रंथ में बाण ने महाभारत की तरह मानवीय जीवन का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत किए हैं। महाभारत के ऐसे ग्रंथ है जिसका एक श्लोक में आपको उदाहरण देता हूं, जो धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्क्वचित्। सेकेंड लाइन में संधि है, उसको तोड़ के मैं बोलता हूँ, यह अस्ति जो महाभारत में है, यहाँ है मतलब महाभारत में है, वो दूसरे स्थान पर हो सकता है। यह अस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्क्वचित्, जो यहाँ नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर कहने का मतलब वो कहीं पर भी, अर्थात संसार में नहीं है। इस प्रकार के एक श्लोक को महाभारत शांति पर्व में उल्लेख किया गया है। उसमें लिखे का लिखे हैं, किए हैं। तो ये एक जो कादम्बरी, ये एक कथा ग्रंथ है। ये गद्य के जो कथा विधा है वो कथा विधा के अंतर्गत है। इस प्रकार सुबंधु है, सुबंधु को देखे और बाणभट्ट को देखे। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, दंडी का दशकुमार चरित। दंडी का जो दशकुमार चरित है, उसमें भी आपको जो 10 राजकुमारों के वर्णना है, उसमें 14 उच्छ्वास है।
ग्रंथों में अंक इस प्रकार के भेद है। जो दंड लिखे हैं वो 14 आख्यान ग्रंथ है। उस गद्य विधा में आख्यान ग्रंथ में ही होता है। यह संस्कृत गद्य का उपन्यास है। न श्रूयते महोदय। हरिओम हरिओम। वो नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण बार बार बीच में वो कट हो जाता है, यहाँ बंद भी हो जाता है। जो आज ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आगे उसको ध्यान रखूंगा कि कल जैसे ना हो, उसको मैं थोड़ा पहले से ही सजग रहूंगा। मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट जो वाईफाई चल रहा था बीएसएनएल का, उसमें ही कुछ दिक्कत आ रहा है, जिसके कारण वो बंद हो जाता है और बीच बीच में कट जाता है। और यहाँ भी उस प्रकार के बंद हो जाता है फिर आ जाता है, इसी प्रकार ही होता है। और मैं उसको आगे ध्यान रखूंगा कि जैसे मेरे डाटा में ही वो चले, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखकर ही आगे चलूँगा। है फिर भी जो आज के विषय है उसको थोड़ा और भी आगे ले चलते हैं। कुछ विषय बहुत सारे विषय है, 4 या 5 ग्रंथ है और उसमें 8 ही क्लास है, तो सभी विषय को थोड़ा बहुत उपस्थापित करके आगे चलना है। तो आगे जो दंडी का दशकुमार चरित के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो दंडी का जो ग्रंथ है वो 14 उपसर्ग वाले हैं और वो आख्यान का ग्रंथ है। वो उपन्यास गद्य विधा जो है वो उपन्यास के विधा में ही उसको गणना किया जाता है। उसमें अवंती सुंदरी कथा भी दंडी का एक ग्रंथ है, अवंती सुंदरी कथा। उसमें मूल ग्रंथ दशकुमार 8 ही उच्छ्वास पाए जाते हैं। दोनों ही ग्रंथ देखिए, दशकुमार चरित में 8 उच्छ्वास, एक तो 14 उच्छ्वास वाले जो दशकुमार चरित है उसमें से 8 उच्छ्वास अवंती सुंदरी कथा माने एक ग्रंथ है उसमें ही पाए जाते हैं। कहीं कि वर्णन की दुरुराह पाठक मूल कथा के स्रोत भी विचलित कर देते हैं, थोड़ा इधर उधर भी उसमें पाए जाते हैं। वन पर्वत नदी तड़ाग अलंकृत शैली में वर्णित यह ग्रंथ नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोवैज्ञानिक जो वर्णन उसमें ज्यादातर पाया जाता है। इस प्रकार के यहाँ प्राकृतिक वर्णन और मनोवैज्ञानिक वर्णन, ये सभी प्रकार के अर्थशास्त्र का भी, नीति शास्त्र का भी, हर प्रकार के जो वर्णन उसमें पाया जाता है। संस्कृत गद्य का जो इतिहास में दंडी के बाद 11वीं शताब्दी से धनपाल का नाम आता है। दंडी के बाद एक ही धनपाल जो है उनके नाम आता है, जो तिलक मंजरी कथा ग्रंथ को लिखे है। तिलक मंजरी नामक कथा ग्रंथ को धनपाल ने लिखे है, जिसमें राजकुमार हरिवाहन और देवी राजकुमारी तिलक मंजरी तथा समर केतु और अर्धदेवी राजकुमारी मलय सुंदरी का प्रणय गाथा का वर्णन किया गया है। हमारे जो 11वीं शताब्दी के धनपाल के द्वारा लिखित जो तिलक मंजरी है उसमें राजकुमार हरिवाहन और देवी राजकुमारी तिलक मंजरी और समर केतु और अर्ध देवी
ये राजकुमारी मलय सुंदरी का प्रणय गाथा का वर्णन उसमें किया गया है। नेक्स्ट बादिव सिंह, ये अलंकृत शैली के गद्यकार है, अर्थात अलंकृत अलंकार के शैली में ही उन्होंने लिखे हैं। उनका गद्य चिंतामणि जो है एक रोचक काव्य है। बादिव सिंह का गद्य चिंतामणि नामक काव्य अत्यंत रोचक है। इनमें इनका विभाजन लम्भों में है, उनका जो विभाजन किया गया है लम्भों में ही उसका विभाजन किया गया है, वो भी 11वीं शताब्दी की माने जाते हैं। गद्य चिंतामणि में मानवीय जीवन के विस्तृत और व्यापक चित्रण है। प्राचीन काल में जितने सारे कवियां हैं वो प्रकृति और मानव चरित्र ये दोनों के ऊपर ही ज्यादातर ध्यान देते थे। ज्यादातर लेख, ज्यादातर प्रस्तुति, ज्यादातर उपस्थापन या वर्णन जो मानव चरित्र, ये मानव जीवन या मानव जीवन संबंधित जो कथा है उस कथा वस्तुओं को आधार करके ही वो व्यापक रूप से लिखते थे और उनका लेखन आगे ले जाता था। ये जो गद्य चिंतामणि है, ये गद्य चिंतामणि आलंकारिक शैली से ही लिखा गया है और कवि ने नए नए शब्द का सर्जन किए हैं जिससे पुनरुक्ति दोष ना हो। हर समय उन्होंने नए नए शब्द, ये इसको कह सकते हैं कि पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द को उपस्थापन किए हैं। एक शब्द को एक बार दोबारा ना हो इस प्रकार को ध्यान में दिए हैं जिससे कि पुनरुक्ति दोष उसमें ना हो। इस प्रबंध काव्य की शास्त्रीय सहनीयता भी है। सूर्योदय, सूर्यास्त, समुद्र, रात्रि, अलंकार, वसंत, पावश आदि का वर्णन भरा पड़ा है, जिसमें जस्ट पहले ही आप लोगों को बता रहा था कि जो प्राकृतिक वर्णन और जीवन चरित्र वर्णन ये दोनों को ही उपस्थापित करते हैं प्राचीन कवियां। उस प्रकार के इसमें भी जो गद्य चिंतामणि में भी सूर्योदय, सूर्यास्त, समुद्र, रात्रि इस प्रकार के प्राकृतिक वर्णन के साथ साथ हमारे जीवन के सारे जो तथ्य जीवन दर्शन है उसको भी उन्होंने वर्णन किए हैं। नेक्स्ट आते हैं विश्वेश्वर पांडेय। विश्वेश्वर पांडेय 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है, जिससे पहले भी अनेक प्रकार के गद्यकारों व अनेक रचनाओं का नाम प्राप्त होते हैं। देखिए 1100 से 1800 ये दोनों के बीच में बहुत सारे गद्यकारों का नाम प्राप्त होते हैं। तो उसमें से कादम्बरी की ही शैली में उन्होंने मंदार मंजरी नामक ग्रंथ लिखे हैं। कादम्बरी की जो शैली है उस शैली को लेकर उन्होंने क्या लिखे हैं ना, मंदार मंजरी नामक ग्रंथ लिखे हैं विश्वेश्वर पांडे। यह भी एक कथा ग्रंथ है जिसका प्रारंभ प्राची दिशा के वर्णन से ही होता है, जहां पर मगध प्रदेश पुष्पपुर नामक एक नगर था। ये जो मंदार मंजरी का ग्रंथ उसमें कथा ग्रंथ के आधार माने शैली में ही लिखा गया है और प्रारंभ प्राची दिशा के वर्णन से ही होता है, जो मगध प्रदेश के पुष्पपुर नाम का एक नगर था। पुष्पपुर नामक नगर को जो वर्णना उसमें उसी विषय से ही वो क्या किए हैं ना उपस्थापित किए हैं या प्रारंभ किए हैं। यहाँ पर पल्लव राजा राजशेखर राज करता था और महादेवी मलयवती इनकी रानी थी। राजशेखर और मलयवती राजा और रानी ये दोनों थे। बुद्धिनिधि नाम प्रधान अमात्य था। बुद्धिनिधि नामक प्रधान अमात्य राजशेखर और मलयवती ये राज्यसभा में ही वो थे। नेक्स्ट राजा संतान के अभाव से दुखी थे और पुत्र प्राप्ति के बाद उनका नाम चित्रभानु रखा जाता है। ये दोनों जो राजशेखर और मलयवती पुत्र नहीं होने के कारण दुखी थे, उसके बाद जो पुत्र हुआ उनका नाम रखे चित्रभानु। एक समय इंद्र पृथ्वी पर आते हैं। चित्रभानु विद्याधरेंद्र चंद्रकेतु की कन्या मंदार मंजरी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। ये मंदार मंजरी जो है चंद्रकेतु की कन्या है, उसको प्राप्त करने के लिए चित्रभानु आगे चलते हैं। इसी प्रकार की कथा का वर्णन किया गया है वो मंदार मंजरी कथा वस्तु में। अलंकार का प्रयोग, भाषा का प्रभाव और प्रकृति का वर्णन से नादिव सिंह
का यह कथा ग्रंथ सुसज्जित है। नेक्स्ट अंबिका दत्त व्यास, जो आज भी कुछ ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिस ग्रंथ ज्यादातर नेट एग्जाम जो होता है उसमें आता है। शिवराज विजय उपन्यास ग्रंथ है अंबिका दत्त व्यास, जो 20वीं शताब्दी के है और इन्हें 1 घंटे में 100 श्लोक लिखने का, रचना करने की क्षमता के घटिका शतकम की उपाधि से विभूषित किया गया है। देखिए ये बिल्कुल अर्वाचीन है, आधुनिक है। अंबिका दत्त व्यास जो शिवराज विजय जो लिखे हैं, उनको एक उपाधि दिया गया है। वो उपाधि क्या है? घटिका शतकम। जैसे उपमा कालिदासस्य, उसी प्रकार है घटिका शतकम। किसको दिया गया है उपाधि? अंबिका दत्त व्यास को। अंबिका दत्त व्यास को इस प्रकार की उपाधि देने का कारण क्या है ना? 1 घंटे में 100 श्लोक वो रचना करते थे, उस प्रकार के क्षमता वो रखते थे, इसीलिए उनको इस प्रकार की उपाधि दिया गया है। और ये जो लिखे हैं शिवराज विजय, वो एक उपन्यास ग्रंथ है। इसमें जो उपन्यास में कथानक की 2 स्वतंत्र धाराएं हैं, जिसमें एक के नायक वीर शिवाजी है और दूसरे के रघुवीर सिंह। मैंने धारा 2 है उसमें, एक शिवाजी और दूसरे रघुवीर सिंह। ये दोनों अलग अलग है धारा, और स्वतंत्र होते हुए भी दोनों धाराएं एक दूसरे के पूरक भी थे। अलग अलग है लेकिन दोनों एक पूरक के रूप में चलते थे। कथानक में 3 विराम है, प्रत्येक विराम में 3 निश्वास है। 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 3 निश्वास है। इस प्रकार के कथा वस्तु का रचना की गई है, और उसमें जो संरचना शैली है वो पांचाली रीति के आधार पर किया गया है। हमारे शिवराज विजय के जो ग्रंथ है उसमें जो रीति है वो है पांचाली रीति। और समास रहित शब्दावली का प्रयोग भी व्यास जी ने किए हैं। देखिए एक हम जब उड़ीसा स्टेट लेवल में और ज्यादातर सीटेट में पढ़ते हैं, आप लोग तो बीएड कर चुके होंगे तो इस प्रकार के विषय आते हैं। बीएड नहीं किए होंगे तो भी एक बार सुन लीजिए मेरे बात। जो समास का अधिक प्रयोग किस विधा में होता है? गद्य में, पद्य में, नाटक में, व्याकरण में? इस प्रकार का एक प्रश्न आता है हमारे सीटेट और स्टेट लेवल कुछ कंपटीशन में बीएड करने के बाद। उसमें आंसर होता है कि गद्य विधा जो है, गद्य विधा में समास का ज्यादातर प्रयोग होता है या अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। लेकिन शिवराज विजय एक उस प्रकार के कथा वस्तु या उपन्यास है व रचना है जिसमें समास रहित पदावली का प्रयोग करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। अलंकार योजना भी अनुकूल है, औचित्यपूर्ण है। ज्यादा कष्ट या बहुत प्रौढ़ अलंकार का उपस्थापन उन्होंने नहीं किए है, सामान्य या अनुकूल अलंकार का परियोजना उन्होंने की है। शिवराज विजय का प्राय सभी पात्र प्रतिनिधि पात्रों के रूप में ही चित्रित किए गए हैं। इसका प्रधान रस वीर रस है, और शिवराज विजय में जो शिवाजी है उनके बारे में ज्यादातर चर्चा की गई है उस उपन्यास में। उसमें जो प्रधान रस है वो वीर रस है। राजा होता है तो इसलिए वीर रस के प्रधान में ही उसका रचना है। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त एवं रात्रि, मनोरम, इस प्रकार के बहुत सारे वर्णन उस प्रकार के कथा वस्तु उपन्यास में पाई जाती है। अंबिका दत्त ने जो लिखे हैं, ये जो कथानक का मूल उसमें प्राय लक कथाओं से लिया गया है। लोक कथा जो है उपलब्ध उसमें से ही उस प्रकार की कथा को लिया गया है। कथा में उपकथा का सन्निवेश भी प्रचलित है। जो मूल कथा है उसमें उपकथा का सन्निवेश करना भी उस समय के गद्य में प्रचलित था। इसलिए गद्य काव्य के व्यापक प्रभाव के कारण आधुनिक संस्कृत साहित्य में व्यावहारिक गद्य शैली का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। जितने जो आधुनिक संस्कृत साहित्य में व्यावहारिक गद्य शैली जो है उसको माने विकास सही ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि
गद्य काव्यों में व्यापक प्रभाव होने के कारण गद्य और पद्य के मिश्रण से चंपू काव्य बनता है। ये आप लोग जो जानते हैं चंपू काव्य, एक होता है, पहले से बताया आपको, एक श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में गद्य, पद्य और चंपू। ये जो चंपू काव्य होता है, ये चंपू काव्य होता है गद्य और पद्य का मिश्रित। उसको चंपू के साथ साथ किसी किसी बाहर व दूसरे ग्रंथ में उसको क्या कहा जाता है ना, मिश्रित काव्य भी कहा जाता है, मिश्र काव्य। चंपू काव्य तो ठीक है, चंपू काव्य प्रसिद्ध भी है, किसी किसी दूसरे ग्रंथ में उसको मिश्र काव्य भी कहा जाता है। अर्थात चंपू काव्य और मिश्र काव्य ये दोनों शब्द एक ही अर्थक है। मिश्रण रूपक में भी मिलता है, ये जो मिश्रण शब्द है रूपक में भी मिलता है, अर्थात दृश्य काव्य में भी मिलता है। जैसे अग्नि पुराण में 2 प्रकार के मिश्र काव्यों का उल्लेख किया गया है, ख्यात और प्रकीर्णम। जो ख्यात मिश्र काव्य प्रबंधात्मक होते हैं वही चंपू होता है, और ख्यात एवं प्रकीर्ण काव्य के निम्नलिखित भेद प्राप्त होते हैं, जैसे कि करम्भक, विरुद्ध, घोषणा और आज्ञापत्र या दानपत्र। ये जो ख्यात एवं प्रकीर्ण 2 प्रकार हम लोग विभाग किए मिश्र काव्यों को, इसमें 4 भेद पाए जाते हैं या 4 प्रकार के होते हैं, जो करम्भक, विरुद्ध, घोषणा, जय घोषणा जो होता है, और आज्ञापत्र या दानपत्र। करम्भक क्या है ना, कोई भाषाओं में रचित प्रशस्ति को करम्भक कहते हैं। कि भाषा में जो रचित प्रशस्ति पत्र, जैसे कि एक सम्मान देने से पहले प्रशस्ति पत्र पाठ करते हैं, किसी विद्वान या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को कुछ सम्मान दिया जा रहा है तो वो क्यों सम्मान दिया जा रहा है, जो प्रशस्ति पत्र पाठ करते हैं उसको करम्भक कहते हैं, जैसे कि विश्वनाथ प्रशस्ति रचनावली। और विरुद्ध क्या है ना, गद्य पद्य की मिश्र शैली में रचित जो राजस्तुति है, गद्य और पद्य दोनों की मिश्र शैली में जो रचित राजस्तुति है उसको विरुद्ध कहा जाता है। जैसे कि रघुदेव मिश्र की विरुद्धावली जो विरुद्ध शैली में ही लिखा गया है। घोषणा क्या है ना, शाहजी की जय घोषणा सुमतिंद्र जय घोषणा में प्रस्तुत है। विजय घोषणा, घोषणा मतलब विजय घोषणा या जय घोषणा, जो किसी युद्ध के बाद या किसी कार्य के बाद उनको प्रशस्त किया जाता है, घोषित किया जाता है विजय प्राप्त किए हैं, उसको ही घोषणा पत्र कहा जाता है और घोषणा कहा जाता है। नेक्स्ट होता है आज्ञा पत्र या दान पत्र। आज्ञा पत्र क्या है ना, शिलालेखों या दान पत्रों में आज्ञा पत्र या दान पत्र मिलते हैं। किसी को कुछ दान देना है, किसी को कुछ उपहार देना है, किसी को कुछ समर्पण करना है, जो लिखकर देते हैं वही होता है आज्ञा पत्र या दान। हम इस प्रकार के इसे एक नॉर्मल जो जीवन शैली में जो चल रहा है उसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। आजकल के जो जमीन का जो क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होता है, एक दूसरे के नाम पर देते हैं, उस प्रकार के जो लिख कर देते हैं वो उसको हम लोग दान पत्र कह सकते हैं, या आज्ञा पत्र जो ऑर्डर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है जियो, वो आज्ञा पत्र के रूप में हम मान सकते हैं। जो आज्ञा पत्र शिलालेख और या दान पत्र, शिलालेखों या दान पत्रों में आज्ञा पत्र या दान पत्र मिलते हैं। ज्यादातर प्राचीन काल में जो शिलालेख थे और उसमें ही आज्ञा पत्र या दान पत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के गद्य के जो कथा वस्तु है, गद्य के जो विषय है, सारा संक्षिप्त रूप से उपस्थापित किया। मैं एक बार आपको पुनः एक बार सूचित कर दूं, गद्य वृत्तबंध रहित है। गद्य का काल वैदिक काल और लौकिक काल होता है। ये वैदिक और लौकिक में जो मुख्य रूप से है, यहाँ हमारा वर्णन आधुनिक काल से है, जो सुबंधु से लेकर आगे तक या हमारे जो लास्ट में उपस्थापन किए अंबिका दत्त व्यास, वहां तक की रचना को हम लोग यहाँ उपस्थापित किए। गद्य के जो प्रकार है,
जो कथा आख्यानक इस प्रकार के हैं, लेकिन उसमें जो मिश्रण है, चंपू है, चंपू को भी ख्यात और प्रकीर्णन दो रूप से विभाग किया जाता है, जो करम्भक विरुद्ध घोषणा और आज्ञा पत्र के नाम से 4 भागों में बांटा जाता है, या 4 भेद उसमें पाए जाते हैं। इतने होता है हमारे गद्य भाग। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, पद्य के जो विचार है पद्यों के भाग में चलेंगे। पद्य रचना, पद्य शब्द का अर्थ क्या है? गद्य जैसे ही वृत्तबंध रहितम होता है, पद्य उसी प्रकार बोलेंगे कि वृत्तबंध सहितम, अर्थात छंदबद्ध युक्त जो रचना है उसको ही पद्य कहा जाता है। उसमें और एक चीज मैं आप लोगों के लिए जोड़ दूं कि आप लोगों को समझ में आसान होना होगा कि जितने सारे अक्षर को सस्वर या क्या कहते हैं कि समन्वय संख्या मात्रा को गणना करके लिखा जाता है, उसको हम लोग पद्य कहते हैं। इसमें पद्य रसास्वादन के लिए ही ज्यादातर लिखा जाता है, भाव तो उसमें है ही, लेकिन वो पाठकों के लिए एक रुचि उत्पादन करने के साधन भी माना जाता है। इसमें पद्य रचना के जो अष्टादश शताब्दी के बाद क्रमशः परवर्ती काल में महाकाव्य विद्या के अंतर्गत एडवर्ड वंशम के यत उर्वशी दत्त शास्त्री तथा उनके जैसे अनेक नाम प्राप्त होते हैं। अष्टादश शताब्दी के परवर्ती काल में बहुत सारे काव्य रचना किए हैं। अष्टादश शताब्दी के ही है। आधुनिक संस्कृत में पद्य रचना का कार्य 20वीं शताब्दी में सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का सम्मिश्रण प्रतीत होता है। हाँ, ये काव्य रचना में 2 भेद, उसको थोड़ा याद कीजिए, याद रखिए। देखिए, जो प्राचीन काल में पद्यों का रचना कर रहे थे, उसमें मूल था सामाजिक विषय वस्तु को उपस्थापन करने के साथ साथ कुछ रसास्वादन करना और कुछ प्राकृतिक वर्णना उसमें पाए जाते हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में जितने सारे काव्य कविताएं रचना की गई है, उसमें मूल आधार सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना, प्राकृतिक विषय वस्तु को लेकर रचना होती थी प्राचीन काल में, लेकिन आधुनिक 20वीं शताब्दी में उसको देखे तो सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में ही उसको आधार मानकर ही वो लिखते थे। इसीलिए कहा जाता है कि 1707 संक्रांति काल होता है हमारे 1707 से 1781। रामायण रामपाणी वाद ने राघवीयम महाकाव्य की रचना की, यद्यपि ये आधुनिक संस्कृत काल की सीमा में नहीं आते हैं। 1700 से पीछे जो है वो आधुनिक काल में नहीं आते हैं, लेकिन राघवीयम जो लिखे हैं रामपाणी वाद 1707 से 1781 के बीच में, वो हमारे पद्य जगत के लिए एक संक्रांति काल है। संक्रांति कहने का मतलब हो, संक्रांति शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल परिवर्तन। परिवर्तन जो पहले था, जिस प्रकार के जिस शैली में पहले रचना की जाती थी, उसको पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिए। उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संक्रांति काल कहते हैं। जैसे कि आंग्लो लोगों के आने के कारण हमारे शिक्षा व्यवस्था में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संपूर्ण रूप से संक्रांति आ गई, अर्थात परिवर्तन आ गया। उसमें जो आधुनिक के होते हैं, उसमें मूल रूप से अखिलानंद शर्मा है जो उत्तर प्रदेश के, दयानंद दिग्विजय महाकाव्य लिखे हैं, और इंडियन प्रेस प्रयाग से 1906 में प्रकाशित भी हुए हैं। इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया है। सखाराम शास्त्री भागवत, उन्होंने महाराष्ट्र में अहल्याचरित महाकाव्य की रचना की। बद्रीनाथ झा जो बिहार के थे, वो श्रीराधा परिणय महाकाव्य की रचना की। पंडिता क्षमाराव जो महाराष्ट्र के थे, 3 महाकाव्य जैसे के श्री तुकाराम चरितम, श्री रामदास चरितम और श्री ज्ञानेश्वर चरितम, ऐसे ही 3 महाकाव्यों को उन्होंने रचना की है। विघ्नेश्वरी प्रसाद मिश्र जो बिहार के थे, कर्नार्जुनीय महाकाव्य को उन्होंने रचना की। और सबसे प्रसिद्ध है सत्यव्रत शास्त्री।
सत्यव्रत शास्त्री साहित्य में प्रसिद्ध है, संस्कृत जगत में भी प्रसिद्ध है, लगभग सारे लोग उनको जानते हैं। एक विशेष काम के रूप में भी उनको जानते हैं, वो काम है जो संस्कृत शिक्षा आयोग का निर्माण किया गया था, उनके अध्यक्ष सत्यव्रत शास्त्री ही थे। प्रथम नहीं, संस्कृत शिक्षा आयोग का जो 1956-57 उसमें नहीं, उसके बाद जो एक सेकंड संस्कृत शिक्षा आयोग का निर्माण किया गया था, उसमें अध्यक्ष थे सत्यव्रत शास्त्री। जो सत्यव्रत शास्त्री जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह चरण करके एक रचना को उन्होंने प्रकाशित किए और रेबा प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, लगभग उनके नाम से 2 महाकाव्य लिखे हैं, सीता चरित और सागर विश्वविद्यालय के सागर की संस्कृत परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया है। और दूसरा है स्वातंत्र संभव, जो 28 सर्ग युक्त महाकाव्य उन्होंने लिखे, रेबा प्रसाद द्विवेदी। राजेंद्र मिश्र जानकी जीवनम, जिस विषय में हम आगे इसी पत्र में ही जानेंगे, वो महाकाव्य है जानकी जीवनम राजेंद्र मिश्र का। हरिहर पांडेय जो बिहार के हैं, और B27 विनेगा हाउस दुर्गाकुंड वाराणसी से है, उनके प्रकाशन हुआ है हरिहर पांडे B27। और हरिनारायण दीक्षित जो भीष्म चरितम महाकाव्य है, वो भीष्म चरितम महाकाव्य को लिखे हैं, उनका प्रकाशन भी साहित्य अकादमी द्वारा हो गया है। इस प्रकार के कुछ प्रसिद्ध कवि उनके कृतियों को विभिन्न काव्य के माध्यम से उपस्थापित किए। जो काव्य परंपरा है, उस काव्य परंपरा के एक नूतन प्रकार के काव्य परंपरा आ गई है, जिसको कहते हैं गीति काव्य। गीति काव्य, इस काव्य में पारंपरिक रचनाओं के साथ साथ नई विधाओं में भी लेखन है। शोक गीत, व्यंग्य प्रधान पद्य रचनाएं भी अस्तित्व में आए हैं। देखिए, काव्य लिखने का मूल उद्देश्य था कि रसास्वादन के साथ सामाजिक विषय वस्तुओं को उपस्थापन करना, लेकिन उसके बाद एक नई परंपरा आई, जिसमें शोक गीत, व्यंग्य प्रधान गीत, इस प्रकार के कुछ विषय को भी पद्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से उपस्थापन करने के लिए प्रयास किए प्रसिद्ध कवियों ने। यद्यपि करुण रस प्रधान प्रसंग संस्कृत महाकाव्य में अनेक देखे जा सकते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से विलाप काव्य या शोकगीत का प्रचलन अंग्रेजी साहित्य के एलिजी विधा के प्रभाव है। देखिए, प्राचीन काल से जो साहित्य के काव्य का रचना हो रही थी, उसमें तो करुण रस भी है ही, लेकिन इस प्रकार के जो प्रकार है वो अंग्रेजी साहित्य के एलिजी जो है उनके प्रकार के एक प्रभाव से हो गया है, संभव हुआ है। शोकगीत काव्य में उल्लेखनीय रचनाएं जैसे करुणा, शंका, विलाप लहरी, शोकोच्छ्वास और अश्रु विसर्जनम, इस प्रकार के कुछ गीति काव्य है जो करुण रस प्रधान है। विलाप सब काव्यों के साथ ही साथ व्यंग्य प्रधान गीति काव्य की परंपरा भी इसी कालखंड में हुई, जिसका विधा सेटायर की अवधारणा के समकक्ष युग में विसंगतियों के उद्घाटन आदि बिंदु गीतियों के केंद्र बने। हमारे जो विसंगतियां हैं, हम चाहते हैं एक प्रकार, लेकिन हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उस प्रकार के हम जो चाहते हैं उस प्रकार के साधन में संपादन नहीं हो पाता है। तो विसंगतियों के कारण जो लेख होता है उसको कहते हैं क्या है, व्यंग। व्यंग्यात्मक शैली में भी कुछ साहित्य रचना हुई है। वस्तुनिष्ठ गीतियों के अभिव्यक्त करने वाले गीतियों भी लिखी गई है, जिसमें वस्तुनिष्ठ विषय को भी उल्लेख किया गया है, जैसे तिलक महाशय से तारा गृहवास। तिलक महाशय के तारा गृहवास एक उसमें प्रसिद्ध है, जो
वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु को आधार करके ही लिखा, कि सिर्फ व्यंग के रूप में नहीं, वस्तु को विषय वस्तु को आधार करके भी रचना की गई। उसमें सामाजिक चेतना का परक जो गीति काव्य है, जिसमें प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति का पहचान करने के लिए लिखा गया है। आजकल के मैं देखता हूँ कि ज्यादातर हमारे फेसबुक में या व्हाट्सएप में भी व्यंग काव्य का सभा आयोजन किया जाता है, व्यंग काव्य, जिसमें ज्यादातर सरकार या जो पक्ष विपक्ष रहते हैं उनको व्यंग करके ही उसमें ज्यादातर उपस्थापित किया जाता है। सिर्फ सरकार को नहीं, राजनीतिक तथ्यों के अतिरिक्त भी व्यंग किया जाता है। हर विषय में व्यंग करके ही उन्होंने बोलते हैं, वो सब उपस्थापित करते हैं, लेकिन ज्यादातर उनको प्राधान्य इसमें देते हैं। और ये जो प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति जो है उसको वो व्यंग्यात्मक शैली से ही उपस्थापन करने के लिए प्रयास करते हैं। नूतन शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, इस प्रकार के प्रभाव से उत्पन्न होने जो वाली जो सामाजिक दुष्प्रवृत्ति, ये सभी विषयों को उन्होंने क्या करते हैं ना नजर में रखते हुए एक स्वर उपस्थापन करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के पास लोगों के मन में इस अवधारणा को वो प्रस्तुत कर सके या उपस्थापित कर सके। देखिए, मैं एक चीज 10 बार बोलूंगा, 5 बार बोलूंगा, तो जितने आपको इफेक्टिव या अवबोधन होगा, प्रभाव रहेगा, उसमें एक व्यंग्यात्मक शैली से, कुछ काव्य रसात्मक शैली से उपस्थापन किया जाएगा तो वो ज्यादातर आदृत होता है। इसीलिए वो व्यंग्यात्मक गीति काव्य जो होता है सामाजिक चेतना पर उसको कहते हैं, उसका जो प्रभाव है सामाजिक जनमानसों में जल्दी या खूब शीघ्र हो जाता है। नेक्स्ट, प्रशस्ति परक गीति काव्य। प्रशस्ति परक गीति काव्य सिर्फ व्यंग्यात्मक नहीं, सामाजिक चेतना परक नहीं या करुणा रस प्रधान नहीं, प्रशस्ति परक गीति काव्य भी रचना की जाते हैं, जिसमें आधुनिक जगत में ज्यादातर इस प्रकार के प्रशस्ति पत्र के या प्रशस्ति के गीति काव्य पाए जाते हैं। प्रायशः सभा समितियों में हर प्रकार के जो विद्वान है, हम तो उसको संस्कृत जगत में आशु को भी मानते हैं, आशु को भी बोलते हैं, जो आशु कवि है वो सभा में जो उपस्थापन करते रहते हैं, वो बीच बीच में जो प्रवचन देने आया है या जो प्रवचन दे रहा है उस विषय में बहुत सारे शब्द संयोजना करके उपस्थापित करते हैं। उस प्रकार के गीति काव्य को प्रशस्ति परक गीति काव्य कहा जाता है। और एक प्रकार के भी प्रशस्त हमारे गीति काव्य है जिसका क्या है, पुनरुत्थानवादी गीति काव्य। उसमें क्या है कि जो पाश्चात्य सभ्यता का दुष्प्रभाव है या आंग्लो शासकों के द्वारा जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध में दुष्प्रचार हुआ है, उस प्रचार से उनको कवि ने भारतीय संस्कृति को लाने के लिए जो परिवर्तन के लिए परिवर्तन करने के लिए चाहते हैं, उस प्रकार के काव्य को रचना करते हैं, पुनरुत्थानवादी गीति काव्य। तो इसे कह सकते हैं पाश्चात्य एक चीज आपको उसमें थोड़ा के बोलूं, जैसे सभ्यता और संस्कृति ये दो चीज अलग है। कोई लोग विवेचना के अभाव से सभ्यता और संस्कृति दोनों को एक मान लेते हैं। सभ्यता होता है बाह्य, जो बाहर दिखाई देता है वो सभ्यता है। जैसे कि मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं टाई पहनता हूँ, मैं बूट पहनता हूँ, मैं सूट पहनता हूँ, मैं ग्लव्स पहनता हूँ, इत्यादि इत्यादि, ये बाह्य है। कोई किसी ने पहन रहा है, उसको वो सुंदर लग रहा है, मुझे गर्मी है फिर भी मैं उस प्रकार के पहनकर चलूं, भले ही चलने में दिक्कत हो रहा है फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको पहनकर चलूंगा, क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है, उसके जैसे दिखाई देना है। ये होता है सभ्यता। जो बाह्य आकर्षण में जो होता है वो है सभ्यता। परंतु संस्कृति होता है पारंपरिक, आंतरिकी,
बच्चे ये ध्यान देने के योग्य है, हम भारतीय सभ्यता के अंतर्गत है, भारतीय परंपरा या संस्कृति के लोग हैं, इसलिए संस्कृति शब्द का अर्थ आप सभी को मालूम होना चाहिए। संस्कृति शब्द का अर्थ है हमारे आंतरिक प्रवृत्ति, हमारे परंपरा से, हमारे कालानुखंड से, प्राचीन समय से आज तक जो क्या कहें विषय आज तक चली आ रही है, वही हमारी संस्कृति। हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, संध्या बंदन जो त्रिसंध्या या भगवान के सामने जो दिया जलाते हैं वो नहीं भूलना चाहिए। ये कैंडल हमारा संस्कृति नहीं है, ये घी में जो दिया जलाते हैं उसमें संस्कृति है, वो पारंपरिक है, उसमें वैज्ञानिकता है और उसमें ही हमारे आध्यात्मिकता भी निहित है। कोई उत्सव का पालन करते हैं तो हम 4-5 बंधु वर्ग जब मिलते हैं एक साथ, एक दूसरे से दूध बांटते हैं और आनंद लेते हैं, चले जाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। ये बाह्य संस्कृति नहीं, आधे घंटे के लिए कहीं पर मिलो और स्वार्थवादी के रूप में कुछ गिफ्ट दे दो, खाना खा लो, चले जाओ। आजकल के जो विवाह वगैरह होता है, रिसेप्शन होता है, वही होता है ना। बंधु बंधु तो दूर अलग बात बोलूंगे, रिलेशन में वो कोई बड़े भाई है, छोटे भाई का विवाह हो रहा है तो भी वही कार लेकर आएगा, कुछ पैसा देगा, कुंडी में जैसे दान देते हैं, खाना खाएगा, चला जाएगा। वो सभ्यता है, वो परंपरा नहीं, वो संस्कृति नहीं। ये जो पुनरुत्थानवादी गीति काव्य है वो हमारे इस दुष्ट प्रभाव के बाद दुष्प्रभाव वाले जो विषय है उस प्रभाव को विनाश करने के लिए ही रचना करते हैं या गीति काव्य बनाते हैं। नेक्स्ट, शास्त्र परक गीति काव्य। ज्यादातर हमारे विभिन्न शास्त्र में तथ्यों को भिन्न ढंग से ही उपस्थापन किया गया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक देखिए, दर्शन एक शास्त्र है, लेकिन आप सांख्य दर्शन देखिए, उसका उपस्थापन शैली अलग है, वेदांत दर्शन में उपस्थापन शैली अलग है, ये उसमें दूसरे में आ जाएंगे तो न्याय शैली अलग है। एक तो है दर्शन, सृष्टि स्थिति लय का जो उपस्थापन करता है शास्त्र, वही दर्शन, लेकिन हर शास्त्र में उसका उपस्थापन शैली अलग रहता है। ये जो दिग्गज शास्त्र पहले से ही प्रचुर मात्रा में संस्कृत काव्यों को, विषय को उपस्थापित करने के लिए प्रयास किए हैं, वो उसका उसी विषय को प्रभावित करने के लिए गीति काव्य का रचना किए हैं, कहते हैं शास्त्र परक गीति काव्य, जिसमें एक उपदेश के रूप में धीरेश्वर की विद्या मंजरी इस काल में है। उस प्रकार के क्या है, धीरेश्वर की विद्या मंजरी, इसमें शास्त्र परक गीति काव्य लिखी गई है। ये होता है, यहाँ तक हम पद्य विषय को ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या है, नाट्य रचना। नाट्य रचना जो दृश्य काव्य के अंतर्गत है और विंशति नवदश या विंशति सती में जो संस्कृत साहित्य के नाट्य साहित्य में नाट्य साहित्य की रचना अधिक मात्रा में है। ज्यादातर नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो नवदश या विंशति शताब्दी में ही आसपास में ही ज्यादातर हुई है। उसमें भी 1870 से 1900 के बीच में कुछ प्रमुख नाट्य साहित्यकार द्वारा अपनाई गई है, जिसका वर्णन इसमें कुछ जानकारी देने के लिए प्रयास भी किया गया है। जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास ने सामवत नामक नाटक का रचना की है। जो अंबिका दत्त व्यास सबसे प्रसिद्ध थे, शिवराज विजय नामक ग्रंथ का रचना किए थे। उनका एक नाटक है सामवत नामक नाटक। वो जो नाटक उन्होंने रचना किए हैं, सामवत नामक नाटक रचना किए हैं, उस नाटक में लंबे लंबे संवाद है, बहुत बड़े बड़े जो पात्र आता है उनके जो डायलॉग है, डायलॉग बहुत लंबे होते हैं, अलंकारिक शक्तियों से भी भरपूर है और कथा वस्तु में श्रृंगार रस का प्रतीत होता है, जिसमें
ऋषि, तपोवन, नृत्य, गीत, संगीत, राजद्वार, देवता, भूत प्रेत सभी का समावेश है। आधुनिक और प्राचीन दोनों विषय मैंने सभी प्रकार के विषय को यहाँ उपस्थापित किए हैं। और धीवर पात्र द्वारा मगधी प्राकृत के गीत भी गवाया गया है। सबसे इसमें देखिए हम अभिज्ञान शाकुंतल में भी देखे हैं जो संस्कृत है और प्राचीन काल में जो भाषा है गांवली भाषा ग्रामीण भाषा जो है उस प्रकार के भाषा को भी उन्होंने व्यवहार किए हैं। समान रूप से धीवर पात्र जो होते हैं उनके द्वारा मागधी प्राकृत के जो गीत है उसी प्रकार शैली में ही उन्होंने वहां उपस्थापित किए। और नाटक नायिका या परकिया के विधान से दूर है फिर भी संस्कृत नाट्य परंपरा में उल्लेखनीय है। इस प्रकार के जो सामबद्ध नाटक है जो अंबिका दत्त का है वो प्रसिद्ध है। इस कालखंड में साहित्य प्रणेतागण नारायण शास्त्री का नाम सर्वोपरि है जो 1860 में कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ था। और शशि शारदीय, सुमयूर, शर्मिष्ठा विषय, कालीबी की जो धुनन, महिला विलास, शैराचार, मैथिलीय इन प्रकार के जो रूपक है उस रूपकों का रचना उन्होंने किए हैं। कौन किए हैं? नारायण शास्त्री। बहुत सारे ये रूपक का उन्होंने उपस्थापन किए हैं। उसके बाद जो आते हैं गिरबाणी विजय। गिरबाणी विजय जो राजराज वर्मा केरल के मलयालम भाषी है उनका गिरबाण विजय नाटक एक प्रसिद्ध है। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन के प्रति लोग आकृष्ट हो रहे थे। ऐसी वर्तमान दशा को प्रणयन कवि ने उस नाटक में किए। किस प्रकार लोग अंग्रेजी भाषा और साहित्य को अध्ययन के लिए आकृष्ट हो रहे हैं उस विषय को उपस्थापन उन्होंने गिरबाण विजयम नाटक के माध्यम से उपस्थापित किए। नेक्स्ट परशुराम नारायण पाटनगर और वीरधर्ग दर्पण नामक नाटक उन्होंने लिखे हैं और उसका प्रकाशन भी 1907 में काशी से प्रकाशित की गई है। इस प्रकार के बहुत सारे नाट्यकार ने नाटकों के रचना की है जिसमें हरिदास सिद्धांत वागीश, शिवराज विजय, मूलशंकर, माणिकलाल याज्ञिक जो प्रताप विजय, संयोगिता स्वयंवर और छत्रपति साम्राज्यम ऐसे 3 नाटक को उन्होंने उपस्थापित किए। मथुरा प्रसाद दीक्षित जो वीर प्रताप गांधी हरदोई मथुरा प्रसाद दीक्षित उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किए। वीर प्रताप, गांधी विजय, शंकर विजय, भारत विजय और वीर पृथ्वीराज, मुक्त सुदर्शन इनकी नाट्य रचनाएं हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित। रमानाथ मिश्र जो चाणक्य विजयम, श्री राम विजय, पुरातन बालेश्वर, आत्मविक्रम, समाधान प्रायश्चित ऐसे ही बहुत सारे नाटक का रचना की है। और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जो है उन्होंने भी कुछ नाटक की रचना की है जैसे सुपर्णका भिक्षम, सिद्धांत चरितम, शार्दूल शकटम इत्यादि इस प्रकार के नाटक की रचना की है। ये होता है हमारे नाटक की परंपरा। एक उसमें मैं उसमें संलग्न करना चाहता हूँ कि वो तो विषय जो नाटक करना के है संस्कृत संस्थान जो है संस्कृत संस्थान नाटकों को उपस्थापन करने के लिए कौमुदी महोत्सव या नाट्य महोत्सव या रूपक महोत्सव के रूप में अभी पालित करते हैं। जो आधुनिक नाट्यकार अभी जो हम लोग 2-4 के 10 के बारे में अभी पढ़े वो नाट्यकार क्या करते हैं कि हर विषय मतलब जो विषय को उपस्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं उस विषय को अभी राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उस रूपक महोत्सव के माध्यम से उस विषय को उपस्थापन करने के लिए अभिनीत करने के लिए प्रयास कर रहा है।
हर साल हर कैंपस या आदर्श महाविद्यालय जो है उस आदर्श महाविद्यालय के माध्यम से उस प्रकार के जो आधुनिक नाटक है उसको मंचित किया जाता है, उपस्थापित किया जाता है। तो ये आज के विषय इतने तक ही हम रखेंगे। नेक्स्ट आपके कोई शंका है या कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर जाएंगे। एक चीज आपके जो आज थोड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट के कारण हो रहा था, नेक्स्ट प्रयास करेंगे कल से उस प्रकार के समस्या जैसे ना हो। ठीक है, धन्यवाद। इतने ही आज के लिए। और अभी प्रश्नकाल के लिए हाँ नमो नमः गुरुदेव। हाँ नमो। सर जो आपने कहा वैदिक काल और लौकिक काल, लौकिक काल को 3 भाग में विभक्त किया गया है सर, वो थोड़ा समझ नहीं पाए। ठीक, वो क्या क्या है और कौन से लेखक से कौन से लेखक तक कौन सा काल है, वो थोड़ी समझ में नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ। हमारे जो साहित्य है उसके जो कालगणना, काल का जो विभाग किया गया है, पहले वैदिक और लौकिक। हम लोग उनको प्रश्न किए किसके आधार पर आप लौकिक और वैदिक के विभाग किए हो ना। देखिए, साहित्य जो है प्राचीन काल में या पाणिनि के व्याकरण रचना होने से पहले जिस शैली में संस्कृत का व्यवहार हो रहा था, उस काल में जो साहित्य है वो है हमारे वैदिक काल या वैदिक कालिक साहित्य। और पाणिनि व्याकरण के बाद उस सूत्र के या नियम को अनुपालन करते हुए जो ग्रंथों का रचना किया गया है या रचना की है कोई काव्य या लेखक, उसको लौकिक साहित्य में ही हम लोग गणना या परिगणना करते हैं। लेकिन ये जो वैदिक और लौकिक दोनों को हम अलग तरह से चर्चा करेंगे तो ऐतिहासिक लोग बोलते हैं। ऐतिहासिक लोग कैसे बोलते हैं ना, उनके जानकारी जितने तक है, इतिहास एक ऐसे विषय है बिना जानकारी वो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो जानकारी जितने तक है वो बोलते हैं कि जो प्राचीन संस्कृत से वो प्राचीन काल अर्थात आचार्य भरत से आचार्य रुद्रट तक, आचार्य भरत से आचार्य रुद्रट तक जो साहित्य की परंपरा है उसको प्राचीन युग कहते हैं। तो प्राचीन युग का समय का मतलब क्या है, आचार्य भरत से लेकर आचार्य रुद्रट तक। नेक्स्ट द्वितीय रूप में वो मध्य युग के विवेचना करते हैं। ऐतिहासिक जो साहित्य में थोड़ा परिवर्तन आई, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा था, उसको मध्य युग में रखे। वो मध्य युग का समय आचार्य आनंदवर्धन से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक, आचार्य आनंदवर्धन से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक, इस काल का जो कालखंड में साहित्य का रचना उसको हम लोग मध्यकाल कहते हैं। और मैं उसमें एक वाक्य बोला था, फिर दोबारा उपस्थापित कर देता हूं। इस कालखंड में काव्य कविताओं के साथ साथ जो साहित्य के व्याकरण कहते हैं ना, अलंकारिक ग्रंथ, इस प्रकार के ग्रंथों का रचना की गई थी। और आधुनिक जो है नेक्स्ट थर्ड जो विभाग है, प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। आधुनिक युग के बारे में हम लोग पढ़े, ज्यादातर उसको क्या है, आचार्य विश्वेश्वर पांडेय, आचार्य विश्वेश्वर पांडेय वहां से लेकर अद्यावधि या टिल डेट तक जो हमारे साहित्य का युग है उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, आधुनिक युग कहते हैं। जो आधुनिक युग के रचनाकार व रचना उसके मूल रूप से कुछ उपस्थापन हमारे आज के क्लास में भी हम लोग किए। बिल्कुल समझ में आया? जी सर। और एक प्रश्न था सर कि बृहद कथा पैशाची भाषा में लिपिबद्ध किया गया है, तो पैशाची भाषा क्या है? देखिए, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा का परिवर्तन होते होते आज जो मिला है आधुनिक भारतीय भाषा। पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत,
उसके बाद ये पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद पैशाची और मादी, ऐसे ही कुछ भाषाओं का प्रणयन। लास्ट में आज जो हम लोग देख रहे हैं वो है हमारा क्या है ना, आधुनिक भारतीय भाषा। तो आधुनिक भारतीय भाषा से पहले ग्रामीण रूप में संस्कृत रिलेटेड या कुछ संबंधित जो भाषाओं का प्रचलन, उस प्रकार का हम लोग पैशाची भाषा कह सकते हैं। लेकिन ये सारे परंपरा हमारे संस्कृत भाषा के परिवर्तन या परिवर्तित रूप है, नया नहीं, बाहर से नहीं आया। जी सर। नेक्स्ट और किसी का कोई भी? अच्छा ठीक है, तो फिर तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने समय मेरे वाक्य को सुने। और मेरे ख्याल से जो विषय है, विषय आप लोगों के सामने है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन प्रयास उसके संबंधित कुछ तथ्यों को उपस्थापित करना, जहां आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उस प्रकार तथ्यों को लेकर आप वो अच्छी तरह से समझ पाओगे, यही विवेचना करके कुछ विषय को मैंने उपस्थापित किया। दूसरे, आप लोगों ने इतने समय तक मेरे वाक्य को सुने, और आज तो थोड़ा व्याघात बीच बीच में आई, जैसे कि इंटरनेट के कारण समस्या। मैं ज़्यादातर प्रयास करूँगा कि कल उस प्रकार की समस्या ना हो, उस प्रकार के प्रयास करके। अच्छा, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन सर, इस जो क्वेश्चन है मैं आज दूं या कल? कल आते ही मैं आपको एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा जो उसमें है, लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है इंटरनेट के कारण, तो मैं कल उसको आपको दूंगा, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं। ओके। और आप लोग जो और भी कोई डाउट है और कोई पूछना चाहता है या कभी भी कल भी इस विषय या विषय के संबंधित कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। जी गुरुजी। अच्छा हाँ, इसमें क्या है कि प्रश्न देने के लिए तो पढ़ाई के बाद एक होमवर्क रहता है, और होमवर्क भी आप लोगों के एग्जाम के रिलेटेड ही था, लेकिन आज के लिए जो ये बंद हो गया, इसीलिए थोड़ा मैं दुखित हूँ, क्योंकि मैं जैसे सोच रहा था उस प्रकार के उपस्थापन में थोड़ा व्याघात था। ये इंटरनेट का जो काम है, हम अच्छी तरह से घर बैठे बैठे पढ़ तो सकते हैं, लेकिन एक दो दिक्कत भी उसमें आ जाता है, जिसको मुझे आज पहली बार फेस करना पड़ा। आगे इस प्रकार का ध्यान रखूंगा। ओके, और कुछ लास्ट आपको कुछ कहना है? ठीक है, तो फिर धन्यवाद, आप लेफ्ट हो जाइए। आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।